कौन है दूसरे बैच का? एक ही बैच है सब यहाँ। देखो, तो हमारा चैप्टर है बायो टेक्नोलॉजी। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी टर्म को समझे, बायो का मतलब होता है लिविंग। लिविंग, और टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। यस। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम दो चैप्टर पढ़ते हैं। एक चैप्टर में हम प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़ेंगे, और एक चैप्टर में हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन। मोस्टली मैं इन दोनों चैप्टर्स को ना थोड़ा कंबाइंड फॉर्म में पढ़ाती हूँ, मतलब मिक्सअप करके पढ़ाती हूँ। वो मिक्सअप करके क्यों पढ़ाती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसके पीछे का रीजन। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कैसे टेक्निक्स लगा सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे टेक्निक्स कैसे लगा सकते हैं, और मुझे क्या जरूरत है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे टेक्निक्स लगाने। तो पहले चैप्टर में तो ये पढ़ा जाएगा कि टेक्निक्स को कैसे लगाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। और एप्लीकेशन वाले चैप्टर में हम वो पढ़ते हैं किस 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 ऑर्गेनिज्म पे टेक्निक्स लगा के क्या प्रोडक्ट बनाया गया है, किस ऑर्गेनिज्म पे टेक्निक लगा के कौन सा प्रोडक्ट बनाया गया है। यस मनीषा। मैम एक बार रिपीट कर देना मैम, मेरा स्टक हो गया था पूरा। देखो रिपीट कर, बायोटेक्नोलॉजी नाम तो समझ में आया ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे टेक्निक्स लगा के नए नए प्रोडक्ट्स को बनाना। जैसे कि आप लोगों ने कुछ मूवीज भी देखी होंगी, जैसे कि कोई ऐसी मूवीज बताओ जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर दिया गया था, उनको और ज्यादा डेंजरस बना गया था, उनके जीन्स को चेंज कर दिया गया था, या एनिमल्स मतलब ह्यूमंस को एनिमल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उनके जीन्स को चेंज करके। है ना ऐसे भी मूवी। एक वो वायरस का नाम है, जो वायरस बहुत ज्यादा फैला था। मैम आज ज़ॉम्बी। जॉम्बी जॉम्बी वाली, तो जॉम्बी मैम वाली ट्रेन उस टू बुसान मूवी का नाम। उसके अंदर क्या था जॉम्बी में? मैम मतलब कोई एक पर्सन अगर इन्फेक्ट होता है, उसके जीन में चेंज होता है, तो वो किसी और को अगर बाइट कर लेते हैं, वो दूसरा पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाता है। हाँ, तो मतलब वो कुछ ना कुछ थोड़ा कोरोना वायरस रिलेटेड था। अब यस सपोज मैम। हमारे पास यहाँ पे साक्षी है, मुझे साक्षी को जॉम्बी बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगी? साक्षी के जेनेटिक मटेरियल के अंदर, जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए। डीएनए का पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग, डीएनए की पैकेजिंग कैसे कराते हैं, डीएनए के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, कितनी उसकी लेंथ होती है, सारी चीजें पढ़ा। तो मैंने क्या किया, साक्षी के जीन के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल डाल दिया जिसकी वजह से जो साक्षी है वो बहुत ज्यादा डेंजरस बन गई है, बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन जाता है। बहुत सारी मूवीज में ऐसे भी दिखाता है ना। तो सब जो जितनी भी वो कहानी है ना, वो सारी कहानी बायोटेक्नोलॉजी के पीछे ही है। सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी में ही है, चल रहा है वहां पे। तो हमने जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ चेंजेस कर दिया, साक्षी के जीन्स में कुछ ऐसी चीज डाल दिया जिसकी वजह से वो जॉम्बी के जैसे बिहेव करने लग गई। फिर वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में इन्फेक्ट होता चला गया। जिसको बाइट कर रही है, बाइट करते टाइम वो स्लाइवा के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा दूसरे इंडिविजुअल की, एंड वो भी फिर जॉम्बी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे कहानी चलती है। अब इसका सिंपलेस्ट तरीका देखो कैसे समझोगे। सपोज करता है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो। सपोज करता है मेरे पास है साक्षी, एक है मनीषा, और मेरे पास केस ये है कि भाई साक्षी जो है उसका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, मनीषा का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे साक्षी का फिजिक्स वीक है और यहाँ पे इसका केमिस्ट्री वीक है। अब ये दोनों क्या करें? अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह सोचे, हम ये बोलेंगे कि साक्षी मनीषा को केमिस्ट्री पढ़ा देगी, मनीषा इसको हेल्प कर देगी, किसमें? मैम फिजिक्स में। है ना।
लेकिन अगर हम एज ए साइंटिस्ट सोचें तो हमें पता है कि सपोज करते हैं जैसे कि ये तो चलो हमारी स्किल्स के ऊपर हो गया। अगर सपोज कर रहे हैं साक्षी की आईज है ब्लू और मनीषा की आईज है ब्राउन, साक्षी को चाहिए ब्राउन आई, मनीषा को चाहिए ब्लू आई, तो हमारी बॉडी के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कलर कोड को इनहेरिट करता है, जो हमने पढ़ा है जेनेटिक कोड में देखा है कैसे डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए लेके आता है, फिर वो एमआरएनए से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनता है और वही प्रोटीन अलग अलग कैरेक्टर्स को कोड करता है। तो साक्षी की डीएनए के अंदर कुछ ऐसा सेगमेंट होगा जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर ब्लू आई शो हो रही है। अगर मैं क्या करूँ साक्षी की बॉडी का, साक्षी के डीएनए का वो जीन लेके उस जीन को निकाल के मनीषा की बॉडी में ट्रांसफर कर दूं तो मनीषा की बॉडी, मनीषा की जो आईज है वो ब्लू हो जाएंगे नहीं? यस मैम, हो जाएगी। और मनीषा की ब्राउन आई है, ब्राउन आई का जीन निकाल के साक्षी की बॉडी में ट्रांसफर कर दो हो जाएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं साक्षी के जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है साक्षी मनीषा भी, उसके अंदर टेक्नोलॉजीज लगा रहे हैं। यस मैम। लगा रहे हैं, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। क्लोन तब बना सकते हैं कि भाई साक्षी की ब्लू आई है, उसके अलावा मेघा हो गई, जागृति हो गई, आयुष हो गई, इन सबको भी आई चाहिए। तो हम क्या करेंगे साक्षी की बॉडी में से जो जीन हमने लिया उस जीन की कॉपीज बनवा लेंगे बहुत सारी और फिर जो जिसको चाहिए उनको कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यस मैम। ये प्रोसेस देखो देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, सुनने में बहुत सिंपल लगा ना कि एक इंडिविजुअल की बॉडी से जीन निकाला दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में डाल दिया, है ना, लेकिन इतना इजी नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है ये। अब आओ थोड़ा यहाँ, तो हमें ये बताते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी किससे डील करता है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिजम्स को या एंजाइम्स को यूज करते हैं हम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, या फिर ऐसे नए नए प्रोसेस बना देते हैं हम जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो गए। हमेशा याद रखना बायोटेक्नोलॉजी हम अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते, ये ह्यूमन वेलफेयर के ही लिए ही किया जाता है। बहुत सारी कम्युनिटी होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इस चीज को कंट्रोल करती है कि सोसाइटी में अगर बायोटेक्नोलॉजी पे कोई भी रिसर्च चल रही है तो आपको उस रिसर्च को पब्लिकली लेके आने से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा कमेटी से। जब कमेटी आपके प्रोडक्ट को, आपकी रिसर्च को अप्रूव कर देगी कि ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, तभी आप उसको लॉन्च कर पाओगे, नहीं तो आप उसको लॉन्च नहीं कर पाओगे। बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप की है, ओल्ड और न्यू। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता था, माइक्रो ऑर्गेनिक, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में का प्रिंसिपल है कि हमें नए नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके। अब जैसे कि घरों में हम दूध से दही बनवाते हैं, दूध एक अलग प्रोडक्ट है, दही एक अलग प्रोडक्ट है, एक नया प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, यूज किसको करते हैं वहां पे, इनोकुलम हम यूज करते हैं। तो इनोकुलम की फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, इनोकुलम के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को यूज करके दूध से दही बनती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बहुत टाइम से, बहुत जनरेशन से चलता आ रहा है। अगर आप अपने घरों में कि अपनी मम्मी से या दादी से पूछोगे कि आप दही बनवाने के लिए दूध के अंदर छोटा सा एक चम्मच में दही लेके क्यों मिक्स करते हो, क्यों उसको, मैम उससे जल्दी बन जाता है मैम दही। क्या मैम दही जल्दी बन जाता है दूध का। वो इनिशिएट स्टार्ट देने के लिए होता है। टेम्परेचर भी प्रॉपर देना पड़ता है। मैम जल्दी हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है। अरे पहला क्वेश्चन तो ये है, मैम उसमें बैक्टीरिया का होता है ना मैम, पहले से ही होता है कार्ड में मैम लैक्टोबैसिलस, तो वो स्टार्ट करा देता है मैम। जो दही बनी रहती है उसमें ऑलरेडी रहती है बैक्टीरिया, फिर डालते हैं उसे प्रॉपर टेम्परेचर देके तब वो बन जाता है। एग्जैक्टली। तो हम होता है मैम, स्टार्टिंग के लिए, एक्टिवेशन के लिए डालते हैं ताकि वो जो माइक्रोब्स की ग्रोथ जल्दी हो जाए, बैक्टीरिया के लिए डालता है। ठीक है, तो हमारी जो पहली जनरेशन है उनको पता है ये चीज कि वो दही की फॉर्म में बैक्टीरिया मिक्स कर रहे हैं।
नहीं देखा ना, मतलब बायोटेक्नोलॉजी बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, ट्रेडिशनल है ये। जैसे कि बियर और वाइन्स भी बनाया जाता है, जैसे विनेगर आप लोगों ने देखा होगा, विनेगर क्या बनाते मैम घी से होता है उसमें बियर और वाइन में। स्टोर करके रख देते हैं, है ना। पेनिसिलियम नोटेटम, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, पेनिसिलियम वाइप, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? फंजाई है, पेनिसिलिन। उससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डेवलप की गई। तो हमारा जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी, क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस, मतलब उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कराते थे। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी आर बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपल है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते थे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से, अभी हमने देखा कि हम मिल्क से कर्ड बनवाते हैं, कर्ड का एक एप्लीकेशन बताओ मुझे, या एक इम्पोर्टेंस कोई एक अच्छी सी। क्यों दही खानी चाहिए एज कम्पेयर टू मिल्क? बहुत सारे लोग मिल्क से एलर्जी होती है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। उसको क्या बोलता है? मिल्क, मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट? लैक्टोज होता है ना। यस मैम यस, तो कैल्शियम लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लैक्टोज एंजाइम। लैक्टोज। लैक्टेज, एंजाइम में एज आता है, एज, है ना। तो हम मिल्क, अब इसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? रेनिन। रेनिन, एंजाइम है, कैसीन, कैसीन प्रोटीन होता है। में तो तो हमारा कोलेस्ट्रॉल में भी होता है ना कैसी। जो हमारा ये एलएबी होता है ना, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाता है सारे। इसका काम यही होता है कि मिल्क के अंदर से कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और फिर डाइजेस्ट करके हमारे पास एक सॉलिड सी सब्सटेंस बन जाता है विच इज कर्ड। और कर्ड किस में एनरिच होती है? ये आपकी एनरिच विद विटामिन विटामिन B12। B12। और विटामिन B12 की अगर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाते है तो हमें एक डिसीज हो जाती है विच इज नोन एज पर्नीशियस एनीमिया। मैम ये क्या होती है? पर्नीशियस एनीमिया के अंदर हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल आरबीसीज का काउंट कम होता चला जाता है। एनीमिया जहाँ पे भी आ जाए मतलब हमारा ब्लड डिसऑर्डर है ये वाला टॉपिक वैसे आप लोग उसमें पढ़ोगे, 12th में ही पढ़ोगे। 12th में आपका ये आएगा, कौन से में? हाँ, माइक्रोब्स वाले। माइक्रो मैम हाँ जी, मैम बायोटेक्नोलॉजी में मतलब मशीन्स नहीं बनाए जाते हैं, हमें हमेशा से लगता था कि मशीन्स बनाए जाते हैं। मशीन्स नहीं बनाए जाते। ऐसे सोच सकते हो, मशीन्स का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके, मतलब टेक्नोलॉजी का लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज करता है, मशीन्स नहीं बनती। मेडिसिन बनवाते हैं इससे, ये सही है। कोई मिस यूज भी कर सकता है इसका। मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो ओल्ड का बताया मैंने आप लोगों को। अब न्यू बायोटेक्नोलॉजी पे हम क्या करते हैं? न्यू बायोटेक्नोलॉजी
हमारी डिपेंडेंट है RDT, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RDT, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं, उसके डीएनए के अंदर चेंजेस कर देते हैं। जैसे हम लोग रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक नया कॉम्बिनेशन डेवलप कराना। यस मैम। तो हम डीएनए का एक नया कॉम्बिनेशन डेवलप कराते हैं, डीएनए के अंदर से कोई सेगमेंट निकाला और दूसरा सेगमेंट डाल दिया, तो वो जो डीएनए बनेगा पहले तो नॉर्मल था, उसके अंदर चेंजेस कर दिया, चेंजेस करने के बाद वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा ना, यस मैम। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें मैं डीएनए के अंदर चेंजेस करके उसको रिकॉम्बिनेंट बनवाऊंगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हमें दिया जाता है, ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन has been transferred and expressed in bacteria like E. coli। इसका केस आप लोग इस चैप्टर के एंड में पढ़ोगे। अभी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि जब सबसे स्टार्टिंग में डायबिटीज का केस मिला था ना, मतलब ऐसा पता चला था कि भाई एक इंडिविजुअल है, जिस इंडिविजुअल को जब वो शुगर वगैरह खा रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है। तब तक नहीं पता था उसको डायबिटीज बोलता है क्या बोलता है। फिर उसकी बॉडी का पूरा बॉडी पैनल कराया गया, जिसमें पता चला कि उसकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम की एब्सेंस है, उस एंजाइम को बोला गया इंसुलिन। ठीक है, फिर पता लगाया गया कि ये इंसुलिन काम क्या करता है। फिर हमें पता चला कि भाई ये इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, अगर इस इंसुलिन की डेफिशिएंसी, फास्ट तो नहीं आ रही हूँ ना मैं, समझ आ रहा है ना इंसुलिन ये अपने। यस मैम। ठीक है, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, कौन, इंसुलिन। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज का अमाउंट मेरे ब्लड में बढ़ जाएगा, उसी डिसीज को डायबिटीज बोल देंगे। अब केस आया हमारे पास कि भाई ये इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस किया जाए। फिर देखा गया कि भाई इंसुलिन जो होता है ना, कैटल्स हो गया, पिग्स हो गया, इनकी लीवर से एक्सट्रैक्ट किया गया। एक एली लिली नाम की कंपनी पढ़ेंगे आगे जाके, उस कंपनी ने कैटल और पिग इनसे एक्सट्रैक्ट किया इंसुलिन, और मतलब इंसुलिन का जीन एक्सट्रैक्ट किया। फिर उस जीन को उठा के ई कोलाई की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। फिर ई कोलाई ने हमें बहुत सारे इंसुलिन के जीन प्रोड्यूस करके दिए, हमने वो इंसुलिन के जीन उठा के ह्यूमंस की बॉडी के अंदर डालने शुरू कर दिए, या वहां से इंसुलिन प्रोड्यूस करके अपने पास स्टोर करके रख दिया। तो आज के टाइम में इंसुलिन एक मेडिसिन है। इंसुलिन आपने देखा होगा, जो भी डायबिटीज के पेशेंट अगर आपके आसपास या घरों में होंगे, कभी भी इंसुलिन की मेडिसिन ओरली नहीं ली जाती, मैम इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करते हैं ना। हमेशा इंजेक्शन दिया जाता है उसका। क्यों? उसकी मेडिसिन को हम ऐसे जैसे नॉर्मल मेडिसिन पानी से लेते हैं उसको नहीं ले सकते? नॉर्मली वर्क नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्लीज बोलो दीपक। मैम नॉर्मली डालते हैं तो वो वर्क नहीं करती मैम, माइक्रो इंजेक्शन से थ्रू लेंगे तो अरे भैया भी बताओ। हम नॉर्मल डालेंगे तो पूरा मिक्स हो जाएगा पूरा। इंसुलिन एक एंजाइम है, मैम वो इंसुलिन पिल्स में भी दी जाती है मैम इंसुलिन। दे सकते हैं पिल्स में, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक है। क्यों? इंसुलिन एक एंजाइम है, एंजाइम्स आर प्रोटीनियस। अगर हम कोई प्रोटीन लेंगे तो स्टमक में जाके वो बेचारा डाइजेस्ट हो जाएगा, वो हमारा फिर काम ही क्या करेगा। मैम जिनको लो डायबिटीज होती है उनको दी जाती है पिल्स। मैंने इसलिए उसको डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पास ऑन नहीं कराया जाता, क्योंकि ये प्रोटीन है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, तो फिर फंक्शन ही कहाँ से करेगा। आया समझ? यस मैम। तो नहीं इस पॉइंट को। चलो इंसुलिन आ गया समझ में, ई कोलाई की हेल्प से हम इसको कराते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है भाई, इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ोगे हर जगह, कोई सा भी साइंटिस्ट उठा लेना, हर कोई ई कोलाई इसी पे फंक्शन करता है क्या भाई? दुनिया में और कोई बैक्टीरिया होता है, इनफेक्टिव नहीं होता ये, इसलिए नॉट इन्फेक्टियस होता है, इसलिए हम ई कोलाई का यूज करते हैं। सपोज ई कोलाई की जगह साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम यूज करना शुरू कर दिया अगर साइंटिस्ट लोगों ने, तो क्या होना शुरू हो जाएगा? जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको खुद टाइफाइड होना शुरू हो जाएगा। यस मैम।
मैम। अच्छा, तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि जो नई ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोब मेडिएटेड बेस थी और न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज ईएफबी। पहली चीज ईएफबी की फुल फॉर्म यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी थी। क्या डेफिनेशन दी थी? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चेंजेस करना of natural science organism cell part thereof and molecular analogues for products and services। क्या समझ में आया इस डेफिनेशन से? मैम जो मतलब नेचुरल साइंस मतलब जो मैम कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, हम उसके सेल्स में मतलब जैसे किसी इंडिविजुअल को नेचुरली बनाया गया है, कोई ऑर्गेनिज्म को, सेल को, उसके पार्ट को, उनके अंदर हम उसके इंटीग्रेशन पार्ट यस मैम चेंज कर देते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड कराना, दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सॉर्टेड? ये पूरी स्लाइड समझ में आ गई? स्लाइड में कितनी सी इंटीग्रेशन का मतलब समझ में होगा? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इंटीग्रेशन करना, चेंजेस करना नेचुरल साइंस के अंदर, ऑर्गेनिज्म या उनके सेल्स के अंदर। ओके मैम। आप क्या बोल रहे थे यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब? मैम सम मतलब नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म का मैम मतलब जितने भी एंजाइम होते हैं पसंद करके सही मेथड में यूज करते हैं। हम करके मतलब इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म पार्ट देयर फ्रॉम सब मतलब मैम उनका यूज करके नहीं, इंटीग्रेशन करता है। यूज सिर्फ यूज करेंगे तो फिर टेक्नोलॉजी क्या होगा? इसमें चेंजेस करता है ना उनके अंदर। पूरी स्लाइड देख लो, कोई भी वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। मैम एक बार मॉलिक्यूलर एनालॉग भी बता दीजिए। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब हमारी बॉडी, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड की बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है, दीज आर द मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। लिपिड, प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बायोमॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स वगैरह हो गए, इनको मॉलिक्यूलर एनालॉग्स बोलेंगे। इकोलाई वाला, इकोलाई में सिर्फ ये बताया मैंने बेटा कि जो हम इंसुलिन का प्रोडक्शन कराता है ना, वो इकोलाई की हेल्प से कराते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, सिर्फ अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम, या आई गेस एप्लीकेशन वाले में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे ये बताया था कि इकोलाई को ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इकोलाई नॉन इन्फेक्टियस होता है, इसके ऊपर वर्क करना इजी होता है, हमें किसी इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा। अगर हमने इसके अलावा कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया यूज कर लिया तो हमें डिसीज कोजिंग का खतरा रहेगा, बेचारा साइंटिस्ट खुद ही बीमार पड़ा रहेगा, क्या यूज रिसर्च करेगा। ठीक है, यस मैम। चलो फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक सेकेंड, बायोटेक्नोलॉजी टर्म का नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी टर्म याद रखना, कैरल एरेके ने दिया था, लिख लो इसको भी, कैरल एरेके ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था। फिर फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल लो या बायोटेक्नोलॉजी बोल लो, मतलब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोल लो, ऑलमोस्ट सेम। जेनेटिक का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, इंजीनियरिंग का मतलब है तोड़ फोड़ करना, मतलब जो इंजीनियर लोग करता है मशीनों के साथ, मतलब टेक्निक्स लगा के। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के सॉरी जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंजीनियरिंग करना मतलब टेक्नोलॉजी करना। ये हमारे, इनका फादर कौन है? पोल बर्ग। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये ट्रांसफर्ड जीन ऑफ SV40 वायरस, जिसको सीमियन वायरस बोलता है, इसमें से एक जीन लिया था और उसको इकोलाई की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। किसकी हेल्प से ट्रांसफर किया था? लेम्डा फेज की हेल्प से। अब किसकी हेल्प से किया था, उसके पीछे का रीजन समझो। मैंने बोला था साक्षी की बॉडी से मेरे को एक जीन निकालना है, मनीषा की बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो जीन को मैं खुद से थोड़ी ना कि मैंने उसको किसी सिप से निकाला और डायरेक्टली जाके मनीषा की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे हमको एक कैरियर की जरूरत पड़ती है। कैरियर को बायोटेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में बोलेंगे वेक्टर। जैसे कि उसमें मलेरिया, मलेरिया का वेक्टर कौन था?
मलेरिया कोजिंग वेक्टर वो मॉस्क Bacterial artificial chromosome. स्टीमोलेनोफ्लीज, जो कि किसको प्लाज्मोडियम था ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को लेके जाता है। वेक्टर टर्म यूज करते हैं नहीं करते हैं वहां पे? 7 सा पढ़ा था वेक्टर और कैरियर। सेम यहाँ पे भी वेक्टर का मतलब वही है, जो आपके जीन को एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफर कराएगा। तो पॉल बर्ग ने जीन किसका लिया? SV40 वायरस का, डाला किसमें? इकोलाई में। किसकी हेल्प से? लैम्डा फेज। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस काम के लिए 1980। फिर नेक्स्ट आता है स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बर्ग। बहुत क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पे इस पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट इस पे क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा। स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, नाम याद रख लेना। 1972 में इन्होंने पहला फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। देखो, इन्होंने सिर्फ जीन ट्रांसफर किया, इनको फादर बोल दिया गया, बट स्टेनले कोहन हर्बर्ट बोयर ने तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था, तब भी इनको किसी ने फादर नहीं बोला था। क्या किया इन्होंने? लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या होगा? ऐसा जीन जो आपकी बॉडी को एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। मतलब सपोज कर रहे हैं हमारे पास निगम है, ठीक है, निगम की बॉडी के अंदर हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इंसर्ट कर दिया, तो अब निगम को कितनी भी एंटीबायोटिक्स हम दे दे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी बॉडी के अंदर रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस करने वाला जीन आ गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को उठाया और सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम के अंदर ट्रांसफर कर दिया 1972 में। अब एक टर्म इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लाज्मिड। व्हाट इज प्लाज्मिड? वो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल Extra chromosomal DNA. हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया। डबल स्ट्रैंडेड Circular DNA. सर्कुलर डीएनए। और इसके पास पावर होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की। यस मैम। यस मैम। लिखो इसको। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि स्टेनले कोहन हर्बर्ट बर्ग की डिस्कवरी कौन से ईयर में हुई थी, कौन सा बैक्टीरिया इन्होंने यूज किया था और कौन सा जीन डाला था। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलो अब थोड़ा सा बता देती हूँ इन्होंने क्या किया होगा। 1972 क्या किया था? ये आपका एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर दिस इज योर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर देखो ध्यान से देखना, जो ब्लू वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट वो पार्ट है जिसके पास कौन सा जीन है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसको मैं बोल सकती हूँ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है भाई कि वो जीन जिसके साथ मेरा इंटरेस्ट है, जिसके साथ मैं टेक्नोलॉजी लगाने का ट्राई कर रही हूँ, दिस इज नॉन एज जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इस सेल को क्या बोलूंगी मैं? सेल कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। यस मैम। अब मेरे को इसको उठा के किसकी बॉडी में डालना है? सैल्मोनेला
टाइफी सैल्मोनेला टाइफाम्यूरियम के पास एक तो खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा और एक मैम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो दूसरी सेल में है, अंदर तो डालना है मेरे को। ठीक है, ये मेरा प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के पास अच्छा डीएनए को सेल्फ रेप्लिकेट होने के लिए उसके पास कौन सी सीक्वेंस, कौन सी साइट होनी चाहिए? origin और application. ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसके पास ये आपकी ORI साइट है। ठीक है, और ये हमारे पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब सिंपली देखो, मेरे को क्या करना है, यहां से जीन निकालना है और इस प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट कराना है और फिर इस प्लाज्मिड को वापस सैल्मोनेला टाइफाम्यूरियम की बॉडी में ट्रांसफर करके उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनवाना है। यही तो करना है ना। अब एक सिंपल सी चीज बताओ, भाई ये सेल है, सेल के पास पूरा डीएनए है 2.2 मीटर का। उस 2.2 मीटर के डीएनए में से मेरे को एक छोटी सी सीक्वेंस निकालनी है। क्या इजी है वो छोटी सी सीक्वेंस निकालनी? नो मैम। मेरे को क्या कराना पड़ेगा, कोई ऐसा एंजाइम लेना पड़ेगा पहले जो मेरे डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर दे। यस मैम। तो उस फ्रेगमेंट्स वाले एंजाइम को, जो फ्रेगमेंट्स करेगा उस एंजाइम को क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस लिख लो या एंजाइम लिख लो, बात एक ही है। दो टाइप के होते हैं, एंडो और एक्सो, वो आगे बताऊंगी। ये हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसे ही मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, इसने इसके पूरे डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर दिए और इन फ्रेगमेंट्स में ही मेरा एक फ्रेगमेंट खो गया। कौन सा? जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला। डीएनए को नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हम, तो मैं इस फ्रेगमेंट को कैसे सर्च करूं? यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है वो आगे समझ में आएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन है जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे अलग अलग कर देती है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेगमेंट्स को अलग अलग ये कर देती है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मैंने हेल्प लिया और हेल्प लेके अपना ये सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया। मेरे पास ये सीक्वेंस आ गया। अब इस सीक्वेंस को मेरे को किसके साथ डालना है? प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफर कराना है, प्लाज्मिड के साथ ट्रांसफर कराना है। तो मेरे को क्या चाहिएगा कि भाई मैं प्लाज्मिड के अंदर भी कट लगवाऊं, तभी तो इस सीक्वेंस को मैं वहां पे ज्वाइन कराऊंगी। तो यस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये वाले पॉइंट ध्यान से सुनना। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने यूज किया था इस सेल के डीएनए को कट करने के लिए, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैं यहाँ पे यूज करूंगी। सेम एंजाइम यूज किया, इसने प्लाज्मिड को कट कर दिया, ऐसे ही कट लग गया। ठीक है, ये हमारे पास ORI सीक्वेंस थी, ये ORI सीक्वेंस हो गई। अब इस सीक्वेंस को लेके आऊंगी मैं और इसको, इन दोनों को ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन किसकी हेल्प से कराएंगे? डीएनए डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन कर। अब ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, कुछ ऐसा लिखेगा। ये ORI। अब ORI सीक्वेंस है। अब ये क्या बन गया मेरा? दिस इज नोन एज RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं बोलेंगे इसको, टेक्नोलॉजी तो वह जो हम कर रहे हैं। ये जो डीएनए बना, दिस डीएनए इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठाएंगे, ई कोलाई की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। प्लाज्मिड को उठाया, ई कोलाई की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन।
अब जैसे जैसे ई कोलाई मल्टीप्लाई करेगा उसकी बॉडी में मेरा ये प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई करेगा। मेरे पास एक जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा एक से बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, नहीं बन जाएंगी? यस यस मैम। यहाँ पे जीन क्लोनिंग भी बता दिया कि जीन को हम नेचुरली कैसे क्लोन करा सकते हैं। बाकी आगे जाके हम, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इकोलाई जैसे इसका लाइफ स्पेन बढ़ेगा, मल्टीप्लीकेशन का टाइम होगा, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके क्लोनिंग कराएगा। एक मशीन है जो सेकेंड्स में मिलियंस ऑफ कॉपीज बनवा देती है, जिसको हम पीसीआर बोलते हैं, उसका यूज करेंगे हम आगे जाके। यहाँ पे नेचुरली हम बता रहे हैं। आया समझ? यस मामा। यस मैम। मैम फिर से सुन लो। एक सेल है, उसकी बॉडी से डीएनए निकालेंगे, सारा डीएनए के फ्रेगमेंट्स कराएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। उन फ्रेगमेंट में से अपने स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को पिक करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पिक करा, प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड के अंदर भी सेम एंजाइम से कट लगवाएंगे, दोनों को ज्वाइन करा देंगे लाइगेज से, ज्वाइन करा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। उसको जिस भी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है ट्रांसफर करा देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। छुट्टी? यस यस मैम। देखो, तो ये मैंने आप लोगों को स्टेनले कोहन वाला पूरा समझा दिया। अब आता है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टॉपिक इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, लिख लो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशन है वही प्रिंसिपल में लिख डालनी है। टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर करना है, चेंज करना है। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, ताकि हम उस चेंज जेनेटिक मटेरियल को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफर करके उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को चेंज कर पाए। फिनोटाइप मतलब आउटर अपीयरेंस। जैसे मनीषा की ब्लू आई थी, मेरे को ब्लैक आई करनी है या ब्राउन आई करनी है, तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर उसके चेंजेस कर दूंगी मैं। यस मैम। फिर सेकंड आता है बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी। बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी हमको मतलब प्रिंसिपल है दोनों। बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी सिर्फ ये बताता है मेरे को कि जो मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करूंगी मेरे को उसको एक एम्बियंस एनवायरमेंट में करना पड़ेगा, ऐसे एनवायरमेंट में जो माइक्रोब्स फ्री है, कॉन्टामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट में। क्योंकि सपोज अगर मैं इकोलाई के साथ वर्क कर रही हूँ और मेरे इन्वायरमेंट में हमें पता है हमारे आसपास थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज मिलेंगे, है ना? यस यस मैम। बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं हैंडफुल ऑफ सॉइल में, मोनेरा के अंदर लिखे ना हाँ हैंडफुल मैम, लाइन है मैम एनसीआर। यस मैम। ऑफ। तो वही, तो अगर हम एम्बियंस फ्री नहीं बनाएंगे अपने इन्वायरमेंट को, तो हमारे पास जिस बैक्टीरिया के साथ हम काम कर रहे हैं वो बैक्टीरिया हो सकता है इन्फेक्ट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, या उसके अलावा कोई और बैक्टीरिया आ जाए जो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो, कुछ भी हो सकता है ना। यस और मैम। basically हम लोगों को ये एम्बियंस में स्टेराइल जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जब भी मैं एंटीबायोटिक्स बना रही हूँ, वैक्सीन बना रही हूँ या किसी एंजाइम पे वर्क कर रही हूँ, सबसे ज्यादा मुझे उस टाइम पे ध्यान रखना है। हो गए दोनों चीज? यस मैम। आ जाओ। फिर बोलते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज द आउटकम ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज मेड इन बैक्टीरियल प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये सब मैंने आपको बताई थी। प्लाज्मिड होता है, एक एंजाइम का यूज करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। और मॉलिक्यूलर ग्लू किसको बोलते हैं? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। डीएनए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसका नाम रिस्ट्रिक्शन क्यों पड़ा? आई गेस मैंने आप लोगों को समझाया था ना ये रिस्ट्रिक्शन। यस मैम, ये वाला बता मैम, स्पेसिफिक मैम। साइड पे जाके सेट कर देता है मैम, मेरे साथ में बोला था। इसकी डिस्कवरी कैसी हुई थी? डिस्कवरी कैसी हुई थी वो? नहीं बताया था? मैम ये वो आपने बोला था ई कोलाई के अंदर था मैम, वो बैक्टीरियोफाज के मैम डीएनए, वायरल डीएनए को कट कर देता था जिससे कि वो बच जाता था, इन्फेक्ट नहीं होता था बैक्टीरियोफाज से, उससे मिला था मैम। देखो
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब मॉलिक्यूलर सीजर। किसने बनाया था इसको? हर्बर्ट हुआ है। स्टीवर्ट लिन एंड वार्नर आर्बर्ट, इन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। कैसे देखा था? ये दोनों साइंटिस्ट एक कल्चर में काम कर रहे थे। इन्होंने ये हैं बैक्टीरिया। सपोज चलो थोड़ा सा स्पेसिफिक और बना लेते हैं। 5 बैक्टीरिया है एक कल्चर प्लेट के अंदर। ऊपर से मैंने क्या छोड़ दिया इनके पास? बैक्टीरियोफाज मीन्स वायरस वायरस है। वायरस जो बैक्टीरिया को मारता है। विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब इन्होंने इनको छोड़ दिया, दोनों साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया को साथ में, और चले गए अपने अपने घर पे लैब बंद करके। फिर इन्होंने आके देखा कि इन 5 में से 3 बैक्टीरिया तो इन्फेक्ट हो चुके थे, बाकी 2 मजे से डांस कर रहे थे। फिर ये सोचे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, क्या बैक्टीरियोफेज की पावर कम हो गई है, ये कुछ क्या एग्जैक्टली हुआ क्या है इन 2 बैक्टीरियाज के अंदर जिसकी वजह से इनके अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ? आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? मैम इसमें मैकेनिज्म होगा मैम। यस विवेक बताओ। बताओ विवेक। मैम इसमें ये हो सकता है जैसे जो ये 2 बैक्टीरिया है ना, ये एक एंजाइम रिलीज करेंगे जिससे जो ये 2 है ना जो लिविंग है, जिससे इन्हें पता लग जाएगा कि कोई अलग वायरस है जो कि अटैक कर चुका है। तो जो मर गया तो वो एंजाइम रिलीज करेगा जिसकी वजह से इन्हें पता लग जाएगी कि इनको सिक्योर कैसे रहना है। मैम वो एंजाइम का नाम मैं भूल गया, बस वो मेरे को याद था। देखो क्या हुआ, हमारे इन बैक्टीरिया ने अपने आप के अंदर एडेप्टेशन किया। साक्षी ने तो इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है ना? यस मैम, पर उसमें मैम। ऐसा नहीं था। एडेप्टेशन, अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेना। इन बैक्टीरिया ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया बैक्टीरियोफेज के अगेंस्ट। कैसे अडेप्ट किया? इन्होंने अपने अंदर एक एंजाइम और फिजिकली इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एक एंजाइम बनवा लिया, जिस एंजाइम को हमने बोला, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाद में बोलेंगे। वो एंजाइम क्या करता था? कट द डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए को कट करता था। कैसे? ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया फेज आ रहा है, अपना जेनेटिक मटेरियल जैसे ही इनकी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है, ये हमारे पास एंजाइम्स आ रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल आया, ये एंजाइम्स है, इन एंजाइम्स से इसको ऐसे कट करा दिया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करा दिया। किसने? एंजाइम्स ने। तो इसका मतलब इस वाले बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। यस मैम, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसे एंजाइम्स बनवा लिए हैं जो एंजाइम फॉरेन डीएनए को कट करा देंगे, उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक करा देंगे। दिस इज द एडेप्टेशन इन बैक्टीरिया अगेंस्ट द बैक्टीरियोफेजेस। नेचुरली नहीं होते, अडेप्टेशन है ये हमारे बैक्टीरिया के अंदर। फिर साइंटिस्ट लोगों ने इन ये जो 2 बैक्टीरिया थे ना जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ था, इनके ऊपर स्टडी किया। हाँ साक्षी बताओ। मैम ये एडेप्टेशन है तो मैम सारे बैक्टीरिया में होना चाहिए। सारे बैक्टीरिया कर पाते हैं, नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी नहीं पढ़ी है वहां पे? मैम पढ़ी है, पर मैम मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। देखो अडेप्टेशन हर किसी के अंदर नहीं होता है, अडेप्टेशन बहुत कम इंडिविजुअल्स के अंदर होता है जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी होता है। जैसे सपोज एक नॉर्मल से एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों के पास अचानक से कल बहुत सारा होमवर्क आ जाए। इतना होमवर्क मतलब सपोज आपको 8 से 10 घंटे लगे करने में। बहुत सारे बच्चे तो छोड़ देंगे, बोल देंगे भाई हमारे बस का नहीं है, हम नहीं करने वाले हैं, चाहे हमें स्कूल से निकाल दो, अवंती से निकाल दो, हम नहीं करेंगे।
तो वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि नहीं भाई मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, हम करेंगे। तो वो बच्चों ने जैसे उनकी एनवायरमेंट में, उनकी कंडीशन में चेंज है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया। वो डेली दिन में सोते थे, उन्होंने दिन में सोना बंद कर दिया, दिन में काम करने लगे बैठ के, रात में 10 बजे सो जाते थे, 12 बजे सोना शुरू कर दिया। दिस इज द अडेप्टेशन। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने देख के कि नहीं भाई इतना सारा काम आ गया, हमसे नहीं होगा, छोड़ दिया। तो ये बैक्टीरिया फेज आया, इन्होंने सोचा भाई मैं नहीं लड़ सकता उनसे, मर गए। 2 बैक्टीरिया जिन्होंने उनके अगेंस्ट फाइट किया, अपनी बॉडी के अंदर एडेप्टेशन ले, एडेप्टेशन में उनकी बॉडी के अंदर एक ऐसा एंजाइम आ गया जो फॉरेन डीएनए को कट करना शुरू कर दिया। दिस इज एडेप्टेशन। मैम इसका वो होता है एंटीवायरल प्रोटीन, वो जो मर जाते हैं ना, जो सेल वो रिलीज करते हैं। कॉन्सेप्ट है वो, पता क्या होता है ना, जैसे एक सेल है, उसमें है मैम ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर में है ये। हाँ उसमें है, उसमें मैं बताती हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। इंटरफेरॉन्स हम उनको बोलते हैं। यस मैम, वही मैं भूल गया था। एक सेल है, उसके पास वायरस आया, वो इन्फेक्ट हो गया, वो उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, वो अपने अंदर से एंटीवायरल प्रोटीन्स मतलब इंटरफेरॉन्स रिलीज करेगा। इंटरफेरॉन्स जाके एडजेसेंट सेल्स को सिग्नल देंगे कि भाई एक वायरस आया है, उसने इन्फेक्शन कोज कर दिया, आप लोग अपनी बॉडी के अंदर एंटीवायरल प्रोटीन बनवा लो, ताकि अगर आपकी बॉडी के अंदर भी वायरस आएगा ही ऑब्वियसली, तो आपकी बॉडी के अंदर वो अपने आप को, अपनी मशीनरी नहीं रन कर पाएगा। क्योंकि वायरस क्या है, आउटसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है, इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म लिविंग है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ हमारे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन होता, बाकी सारे के सारे जिंदा रहे। यहाँ पे कुछ डेथ हुई, कुछ जिंदा रहे, कुछ ने अपने अंदर एडेप्टेशन करके एंजाइम बनवा लिया, कुछ नहीं बनवा पाए। ठीक है विवेक, वहां पे एक सेल आता है, उसको इन्फेक्शन होता है, वो अपने अंदर से सिग्नल रिलीज करता है। यस मैम। ये था। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ने ये चीज डिस्कवर की थी कि अब वो अपने अंदर से कुछ रिलीज नहीं करते। वो क्या होता है, क्योंकि वो सेल्स रिलीज करते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इंटरफेरॉन्स नहीं रिलीज कर सकते। ये केस था। इन्होंने बोला था कि कुछ बैक्टीरिया ने एडेप्टेशन कर लिया अपने अंदर और एंजाइम्स प्रोड्यूस कर लिए, और फिर हमारे साइंटिस्ट लोगों को तो आपको पता ही है, उनको कहीं से कुछ चीज मिल जाए, इन्हीं एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया बैक्टीरियाज की बॉडी से, इन्हीं एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट करके बायोटेक्नोलॉजी में यूज करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे अगर मनीषा की बॉडी में ब्लू जीन डालना है तो उसके जेनेटिक मटेरियल को निकालना पड़ेगा, उसको सेगमेंट्स कराने पड़ेंगे, पर्टिकुलर वो सेगमेंट निकालना पड़ेगा। तो डीएनए को कट करने के लिए तो चाहिएगा ना मेरे को एंजाइम, तो वो सारे एंजाइम यहीं से आए। एंजाइम्स केमिकली आर्टिफिशियली नहीं बनाए गए, नेचुरली किसकी बॉडी से निकाले गए, आइसोलेट किए गए बैक्टीरियाज की बॉडी से। बैक्टीरिया की बॉडी से। डिफिकल्ट लग रहा है चैप्टर या इजी लग रहा है? मैम अभी सही लग रहा है। सबको इजी लग रहा है। हम एनसीईआरटी रीड करेंगे तो और क्लियर। एनसीईआरटी रीड करो क्या, देखो तो कुछ नहीं सीखा हमने, कुछ याद नहीं किया ना अब तक, सिर्फ No, हमने ma'am. पढ़ रहा है, इस चीज अभी तक याद नहीं की, बस 1-2 साइंटिस्ट लोगों के नाम याद करा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये था, रिस्ट्रिक्शन क्यों बोल रहा है? क्योंकि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर वायरल जीन, बैक्टीरियोफेज का जीन ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, वो इन्फेक्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रेस्ट्रिक्शन आ गई है कि अब उसको कोई इन्फेक्शन नहीं कोज कर पाएगा उसके अंदर। तो ये जो एंजाइम है जो डीएनए को कट करते हैं, ये एंजाइम बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं ना अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। Yes, ma'am. Restriction cause करा रहे हैं बैक्टीरियोफेज, दैट्स व्हाई वी कॉल देम रेस्ट्रिक्शन। मैम रेस्ट्रिक्शन मतलब एक रेजिस्टिविटी बना रहा है ना मैम, वायरस रेजिस्टिविटी बना रहा है अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल। बोल सकते रुकावट कर रहा है आ रहा है उसका, तो हाँ रुकावट कर रहा है। जैसे मैंने अपनी क्लास में सपोज जितने बच्चे रेगुलर हैं उनको ही अलाउ करा, और जो बच्चे नॉन रेगुलर हैं क्लास में उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आप मेरी क्लास में नहीं आ सकते, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया उनके ऊपर कि आप नहीं एंटर हो सकते, आप एंटर होगे तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। यस मैम। अब जितना मैंने बताया ना, सबके सब एक काम करो, 2 मिनट लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो इसको। अब सुन लिया,
समझ आ गया, 1 महीने बाद याद नहीं रहेगा, सब भूल जाओ। अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जो कहानी समझ में आए। जैसे हम स्टोरीज लिखते हैं ना, इस चैप्टर में सारी ऐसी स्टोरीज लिखो बैठ के, लिखो जल्दी जल्दी से सब, जितना भी सीखा अभी माइंड में जितना है। ठीक है तो बाकी डन बच्चों। यस मैम, हो गया। चलो पूरी कहानी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भाई अगर इस एंजाइम का काम है जेनेटिक मटेरियल को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना, ठीक है, बैक्टीरिया के पास भी तो खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, तो क्या ये एंजाइम बैक्टीरिया के ही जेनेटिक मटेरियल को भी कट कर रहा होगा? नो मैम, नहीं करे। क्यों? कैसे आइडेंटिफाई करेगा भाई ये मेरा है ये पराया है? मैम कोई डिफरेंस होगा ना कभी लेयर का। मैम वो उसके अंदर लेयर में वो अपने को ही तो कोई पहचान कोड होगा कोड मैम, या तो बैक्टीरियोफेज की लेयर में कोई कोड होगा डीएनए के, या फिर बैक्टीरिया के डीएनए में कोई कोड होगा। ऐसा माना गया था, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा थ्योरी बोला था कि भाई जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को तो कट करा देते हैं, जो सेल्फ डीएनए होगा उसका करा के रखते हैं मिथाइलेशन। मिथाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ CH3 ग्रुप। मिथाइल। यस मैम। और बोला गया था कि भाई ये मिथाइलेज एंजाइम मतलब बैक्टीरिया के अंदर एडेप्टेशन के टाइम पे सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं, एक मिथाइलेज एंजाइम भी बनता है। ये मिथाइलेज एंजाइम अपने डीएनए का तो मिथाइलेशन करा देता है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉरेन डीएनए को कट करता है, ये बोला गया था। तो मैम मिथाइलेशन, मिथाइल बैक्टीरिया में बनता है। हाँ बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। लेकिन फिर बाद में डिस्कवरीज में ये पता चला था कि मिथाइलेज अलग से एंजाइम नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही दो काम करता है, अपने डीएनए का मिथाइलेशन करा देता है और दूसरे के डीएनए को कट कर देता मैम है। ऐसा मिथाइलेशन कराने से होता है। मिथाइलेशन क्या? मैम जैसे हम मिथाइलेशन करा देंगे बैक्टीरिया के डीएनए में, तो उससे क्या होगा? इससे ना फिर हमारा जो डीएनए है कट, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना वो कभी भी मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं करेगा। ओके। उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि कभी भी मिथाइलेटेड डीएनए को नहीं कट करता है। तो जो बाहर से फॉरेन डीएनए आएगा वो तो मिथाइलेटेड नहीं आएगा, वो तो नेचुरल वाला आएगा। अपनी बॉडी के अंदर जो डीएनए रहता है वो मिथाइलेटेड रहता है, इसलिए उसको कट नहीं कर पाता ये। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी आपको, किधर गए, ये पढ़ो।
Yes, ma'am. आगे समझ में? They are useful to bacteria because the enzyme bring out the fragmentation of viral DNA without affecting the bacterial genome. बैक्टीरियल जीनोम को अफेक्ट नहीं करते और एक अडेप्टेशन है, नेचुरली नहीं है, अडेप्टेशन है. These enzyme exist in many bacteria. हर सभी के अंदर नहीं होते, बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर होता है. क्लीवेज कराते हैं, some restriction endonuclease have capability of modification. मिथाइलेशन करा देता है इन द फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन करा देते हैं अपने डीएनए का. मिथाइलेशन बाय मिथाइलेशन द बैक्टीरियल डीएनए मॉडिफाई हो जाता है, अपने ओन जेनेटिक मटेरियल को ये प्रोटेक्ट कर लेता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ क्लीवर्स. ठीक है. Yes, ma'am. फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो एंजाइम है ये न्यूक्लियस फैमिली से बिलोंग करता है. न्यूक्लियस दो टाइप के हो सकता है. Ma'am, endo or exo? एक्सो का मतलब होता है बाहर, Yes, ma'am. और अंडे का मतलब डीएनए को एंड से कट करता है. एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है. उस स्पेसिफिक पोजीशन को बोलता है रिस्ट्रिक्शन साइट. बीच में से डीएनए को कट करेंगे, स्पेसिफिक पोजीशन से कट करेंगे एंड रिस्ट्रिक्शन साइट बोलेंगे. ये स्पेसिफिक पोजीशन इज आल्सो नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पता है किसी को क्या होती है? मैम जो हम आगे और पीछे से सेम पढ़े जाते लेफ्ट से राइट पढ़ो, राइट से हैं. लेफ्ट. मलयालम होता है मैम. मलयालम एग्जांपल है. Ma'am, नमन. मैं तुमको जरा बता दो हम कैसे करता है. देखो प्रियांशु, नमन बोला ना, Yes. इसको ऐसे पढ़ो NAMAN, सेम है. इसको इधर से पढ़ो NAMA. दिस इज नोन एज पैलिंड्रोम. Palindromic sequence. आगे समझ प्रियांशु? यस मैम. अब इसको डीएनए में कैसे देखेंगे? देखना पैलिंड्रोमिक है क्या. Yes, ma'am. ठीक है. उसमें ये मत समझना कि ये तो मैम इधर GAA है, इधर से तो इसमें स्ट्रैंड से पढ़ेंगे. एक स्ट्रैंड लेफ्ट से पढ़ेंगे, दूसरा स्ट्रैंड राइट से पढ़ेंगे, तब उसको पैलिंड्रोमिक कंसीडर करें. लिख लो इसको. हो गया. Yes, ma'am. हो गया. मैम अब वो जो मैंने आप लोगों को ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ 1972 वाला जो एग्जाम्पल समझाया था ना, वो यही है. ये मेरा फॉरेन डीएनए है जो मेरे को ट्रांसफर करना है. ये मेरा प्लाज्मिड है जो मैंने सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम की बॉडी से निकाला. सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने यूज किया दोनों को कट कराने के लिए. ये कट हो गया, इसमें भी ये कट लग गया. इन दोनों को ज्वाइन करा दिया लाइगेज एंजाइम से. ये हो गया ज्वाइन. ठीक है, यहाँ पे देखो ज्वाइन हुआ. फिर इसको इकोलाई की बॉडी में ट्रांसफर करा दिया. दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर. ठीक है, इससे पहले इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोनिंग. देखो ना, एक इकोलाई से दो इकोलाई बनेंगे, तो इसका मतलब प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करेगा. तो प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करेगा, तो एक से मेरे पास बहुत सारे जीन आने शुरू हो जाएंगे. Yes. यस मैम. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीएनए DNA क्लोनिंग. क्लोनिंग हुआ है. तो क्लोनिंग के 3 स्टेप है. सबसे पहले मुझे डीएनए को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा.
डिजायरेबल जीन उसके अंदर है, ठीक है। फिर एक होस्ट भी मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट, होस्ट के अंदर डीएनए को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा एंड ट्रांसफर टू द ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ताकि वो डीएनए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो मैं होस्ट ऑर्गेनिज्म चूज करूंगी, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कुछ कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई अगर मैंने एक होस्ट के अंदर अपना एक जीन डाल दिया है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड, तो उस होस्ट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, पहली चीज तो कि उसके अंदर एंटर हो जाए, वो एक्सेप्ट कर ले होस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे होस्ट मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। हाँ, जीन भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये नहीं कि भाई जीवो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा जीन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो मेरे को होस्ट भी बहुत ज्यादा ऑनेस्टी के साथ बहुत ज्यादा केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेम वैक्टर भी सिलेक्शन के प्रोसेस हम समझेंगे। ये नहीं कि हर किसी में एक ही वैक्टर यूज कर लिया। वैक्टर समझ रहे हो ना, जैसे फीमेल एनोफ्लीज प्लाज्मोडियम जाती है, ऐसे यहाँ पे कि अगर मेरे को एनिमल की बॉडी के अंदर जीन ट्रांसफर करना है तो अलग टाइप का वैक्टर होगा, प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है अलग टाइप का वैक्टर होगा, बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफर करना है अलग टाइप का वैक्टर होगा। अलग अलग टाइप के वैक्टर्स हम यूज करें, ठीक है। यस मैम। चाहते हैं कि अब हम प्रोसेस पढ़ना शुरू करेंगे। अब तक तो मैंने आप लोगों को सारा बेसिक बताया, ठीक है। अब एग्जैक्टली स्टार्ट होता है कि मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब स्टार्ट करूंगी तो मेरे को क्या क्या टूल्स चाहिए। अब काफी सारे टूल्स का आइडिया तो आप लोगों को हो चुका है। सबसे पहले मेरे को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी चाहिएगा, मॉलिक्यूलर सीजर चाहिएगी, मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली मशीन भी चाहिए हो सकती है, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म भी ऑब्वियसली चाहिएगा ही चाहिएगा। ये चीजें तो चाहिएंगी ना। यस मैम चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज है कि एक सेल, जैसे मैंने आपको 1972 वाला एक्सपेरिमेंट बताया, सेल है, सेल के अंदर से मेरे को डीएनए निकालना है। डीएनए किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस। तो सपोज कर रहा है वो सेल मेरी प्लांट सेल है, तो क्या मैं प्लांट सेल के अंदर से डायरेक्टली डीएनए निकाल सकती हूँ? भाई प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल है बड़ी सी, नो मैम नहीं निकाल तो मेरे को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। सेल वॉल को डाइजेस्ट कराना पड़ेगा। तो अगर मैं प्लांट की सेल वॉल प्लांट सेल यूज कर रही हूँ, तो प्लांट सेल के टाइम पे मेरे को वहां पे सेलुलेज एंजाइम यूज करना पड़ेगा या पैक्टिनिन। अगर मैं एक फंगल सेल के अंदर से डीएनए निकालना चाह रही हूँ तो मेरे को वहां पे काइटिनेज, बैक्टीरियल सेल निकाल रही हूँ तो मेरे को लाइसोजाइम। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जिस सेल के अंदर से मेरे को डीएनए निकालना है उस सेल को ओपन कराना, तभी तो न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे हम। यस मैम। पहला स्टेप ये हो गया। फिर हमने चलो सेल को ओपन करा लिया, फिर हम डीएनए के पास आए। डीएनए के फ्रेगमेंट कराने के लिए मेरे को क्लीविंग एंजाइम्स चाहिए। यस मैम। अगर मेरे को डीएनए को एंड से कट कराना है तो मैं एक्सोन्यूक्लियस डाल दूंगी। एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट कराना है तो मैं सॉर्टेड, ये दोनों चीजें सबको। यस मैम। फिर आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो एंजाइम होता है सारा मैंने आपको बता दिया। मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह ये आपका वर्क करते हैं। हम इनको एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं बिकॉज ये एक न्यूक्लियस फैमिली से बिलोंग करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, और बीच में से कट लगाते हैं इसलिए एंडो बोला। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आरडीटी में यूज होते हैं कैन बी यूज इन वाइट्रो, हम उनको लैब में भी यूज कर सकते हैं। लैब में भी यूज कर सकता है बैक्टीरिया से निकाल के डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करने के लिए, विच कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड। अभी 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास कोई बैक्टीरिया है, तो जितने भी आप बैक्टीरिया निकालोगे ना, सॉरी बैक्टीरिया के अंदर से एंजाइम निकालोगे। सपोज मैंने एक एंजाइम निकाला एबी नाम का, एग्जाम्पल ले लो, एबी नाम का एक एंजाइम निकाला, तो हर एक एंजाइम की एक स्पेसिफिक साइट होती है कि अगर मेरा एंजाइम एबी मैंने निकाला तो एबी में मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि ये एबी एंजाइम डीएनए को कहाँ से कट करेगा। अगर मैंने फाइंड किया, मतलब पहले ना इनको एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। सपोज मेरे पास ये पेन है, ये डीएनए है, डीएनए के एक सीक्वेंस है, चलो बना के दिखा।
सही लिखी ना सीक्वेंस? यस मैम। अभी पैलिंड्रोमिक नहीं बनाएंगे। मैंने क्या किया, एंजाइम को लिया, डीएनए के साथ छोड़ दिया, और मेरे एंजाइम ने क्या किया, इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, इसमें यहाँ पे कट लगा दिया और यहाँ पे कट लगा दिया। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, सपोज यहाँ पे कट लगा दिया, तो मैं बोलूंगी कि इस एंजाइम की ये मेरी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन गई, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और एक और चीज, एंडोन्यूक्लियस का काम होता है कि ये हमेशा दो टाइप से कट लगाएंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बिल्कुल सेंटर से या सेंटर से थोड़ा अवे, वो अभी समझाऊंगी कैसे सेंटर और सेंटर अवे। तो मतलब ये हमेशा 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को पहचानता है, 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को पहचानेंगे और उसमें ही कहीं से कट लगा देंगे बीच में से, ऐसा करते हैं, ठीक है। और पैलिंड्रोमिक बताई दिया, 5 से 3 पढ़ो, 3 से 5 पढ़ो, सेम होती है सीक्वेंसेस। एक सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं 5 से 8 न्यूक्लियोटाइड की, वहां पे कट लगाता है। और हर एक एंजाइम की अलग अलग सीक्वेंस होगी जो कि आप लोगों को याद भी रखनी पड़ेगी, जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। हो गया ये हमारा एक्सपेरिमेंट भी डन। अब पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था उसका नाम था हिंड सेकेंड। अब ये हिंड सेकेंड का मतलब क्या होता है, इसकी डिस्कवरी पे आओ पहले, कि एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। पहला नॉमेनक्लेचर, हमने जिस बैक्टीरिया से एंजाइम को निकाला, फर्स्ट लेटर तो हम उस बैक्टीरिया का जीनस से देंगे। सपोज मैंने निकाला इसको हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, तो हीमोफाइलस क्या है इसका, फर्स्ट लेटर जीनस में और ऐप। तो जब भी मैं अब इसकी बॉडी के अंदर से जो मैंने एंजाइम निकाला, उस एंजाइम को मैं नॉमेनक्लेचर कैसे करूंगी, फर्स्ट लेटर तो जीनस का ले लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारा स्पीसीज, और जो फोर्थ लेटर होता है, फोर्थ लेटर हमें बताता है कि ये जो बैक्टीरिया है कौन सा स्ट्रेन है, बैक्टीरिया का स्ट्रेन कौन सा है वो बताता है। फिर आगे जो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ लिखा जाता है, ये मेरे को बताता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक बैक्टीरिया के अंदर से जरूरी थोड़ा ना एक ही एंजाइम निकलेगा। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की बॉडी से सबसे पहले जो एंजाइम निकलेगा उसका नाम होगा हिंड फर्स्ट, सेकंड नंबर पे जो निकलेगा हिंड सेकंड, थर्ड पे जो निकलेगा हिंड थर्ड, फोर्थ पे जो निकलेगा हिंड। ठीक है, यस मैम। चलो सपोज करते हैं एस्चीरिया कोलाई से कोई बैक्टीरिया मैंने निकाला, उसका नाम क्या रखेंगे, इससे कोई एंजाइम निकाला उसका नाम बताओ। एस्चीरिया कोलाई, फिर स्ट्रेन और उसके बाद ई को, और इसका स्ट्रेन होता है आर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इको R1, इको R2, इको R3, ऐसे। ठीक है, मैम ये नोमेनक्लेचर हमें खुद से करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा बस, ये ज्यादा का नहीं याद रखना, 4 या 5 एंजाइम्स याद रखने हैं बस। मैम ये स्ट्रेन का कौन सा पता लगता है मैम? बेटा ये याद करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे। एंड कुछ नहीं याद करना, जनरली इको R1 और हिंड और एक समान, मतलब 4 या 5, उससे ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे, और इनका यूज करते करते आपको याद हो जाएगा, अलग से नहीं बैठ के याद करना पड़ेगा। ओके मैम। क्वेश्चन अगर आएगा, ये आएगा कि एंजाइम्स की नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट लेटर क्या बताता है, सेकंड थर्ड लेटर क्या बताता है, फोर्थ क्या बताता है, रोमन नंबर में जो लिखा रहता है वो क्या बताता है, ऐसे क्वेश्चन है, कर लोगे? यस मैम। चलो अब ये वाली स्लाइड समझ में आएगी आप लोगों को ये क्या कहती है। इस स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि भाई जो हिंड सेकंड है वो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए, किसके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, पहला रेस्ट्रिक्शन, के वहां पे तो 2 लिखा हुआ है। दोबारा बोलो,
मैम उसमें हिंड 2 लिखा हुआ है, तो पहला कैसे हो गया एंजाइम? कैसे हो गया ये? मैम सेकंड लिखा है ना मैम, उसके बाद तो पहला आइसोलेटेड। मैम जब ये डिस्कवर हुआ था उसके बाद इससे पहले कोई डिस्कवर मतलब इससे कोई रेसिप्टिव डिस्कवर हो गया होगा। तो फिर इसको फर्स्ट क्यों बोला, इसको सेकंड बोलते हैं? मैम सेकंड की जगह फर्स्ट नहीं होना चाहिए मैम, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस तो फर्स्ट होगा ना, एंडो तो सेकंड होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। Yes, ma'am. बता दो। सोचो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहला वाला बायोटेक्नोलॉजी, सेकंड वाला क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? मैम जो बैक्टीरिया सब निकालना। आइसोलेट का मतलब होता है निकालना, यस मैम। है ना? हिंड मैम सेकंड, क्या होता है? निकालना, बाहर निकालना, आइसोलेट करना। दो वर्ड है, एक होता है डिस्कवरी, एक होता है आइसोलेट करना। हिंड सेकंड ये एक ऐसा एंजाइम है जो सबसे पहले आइसोलेट किया गया। आइसोलेट मतलब हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। हिंड का मतलब समझ गए ना, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से निकला। यस मैम। तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ, कोई साइंटिस्ट आया होगा, उस साइंटिस्ट ने एंजाइम देखा, सबसे पहले एक एंजाइम देख लिया। अब उसने एंजाइम देख लिया, उसका नोमेनक्लेचर कर दिया हिंड फर्स्ट, और उसको आइसोलेट कर लिया। मतलब हिंड सेकंड को पहले देखा गया था। अब इसको कैसे बताऊं? सपोज कर मेरी क्लास में 2 मनीषा, जो मनीषा मेरी क्लास में पहले आ गई वो मनीषा फर्स्ट, सेकंड मनीषा आएगा उसको मैं मनीषा सेकंड बोलूंगी। यस मैम। बाय चांस मनीषा फर्स्ट चली गई क्लास से, मनीषा सेकंड पूरे सेशन में है, तो मनीषा सेकंड को मैं बोलूंगी मनीषा सेकंड ही टॉपर बन गई, तो नाम ही आएगा कि भाई मनीषा सेकंड मेरे पास क्लास में स्टार्टिंग से रही है, हमेशा स्टार्टिंग से ही वो क्लास में रही है, टॉपर बनी है। तो भाई सब ये सोचेंगे मनीषा तो क्लास में एक ही है, तो मनीषा सेकंड क्यों है नाम इसका? क्योंकि हम फर्स्ट दो थी ना, तो फर्स्ट तो चले गए, तो फिर सेकंड बची। हाँ, फर्स्ट कंटिन्यू नहीं हो पाई, सेम यहाँ पे था। ये हिंड सेकंड एंजाइम ऐसे एंजाइम था जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कर लिया था हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की बॉडी के अंदर, लेकिन उसको आइसोलेट करने में, बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर निकालने में इस एंजाइम को 5 साल लग गए थे। उन 5 साल में कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने फटाफट से एंजाइम को पहचान भी लिया और बाहर निकाल भी लिया। तो उसको तो आइसोलेशन का ऑर्डर होता है ना, वो तो ना कि डिस्कवरी का। डिस्कवर्ड पहले ये था, उसने पहले आइसोलेट कर लिया तो उसको हिंड 1 नाम दे दिया गया। यस फिर से बताओ, आ गया। किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ। मैम मतलब हिंड वन इससे बाद में डिस्कवर हुआ। हिंड 1 इससे पहले हुआ था, मतलब डिस्कवर इसके बाद में डिस्कवर हुआ बाद में हुआ था, आइसोलेट पहले हो गया था। आइसोलेट पहले हो गया था। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर जो है ये आइसोलेशन का ऑर्डर है, हिंड सेकंड पहले डिस्कवर हुआ था, इसलिए पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको बोला गया है। लेकिन आइसोलेशन में टाइम लग गया था और नॉमेनक्लेचर में आइसोलेशन का ऑर्डर हम बताते हैं। यस गायत्री? मैम एक बार और समझा दो। देखो बेटा, हिंड सेकंड एक ऐसा एंजाइम है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज हिंड सेकंड, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे मैम इसको सेकंड क्यों गया है? क्योंकि नॉमेनक्लेचर में सेकंड का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। देखो आगे इन्होंने लिखा हुआ है वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years लेटर। आइसोलेशन और कैरेक्टराइजेशन में 5 साल लग गए थे, जिन 5 सालों में कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने इस हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से ही एक और एंजाइम निकाल दिया और बाहर आइसोलेट करते उसका नॉमेनक्लेचर हो जाता है, उसको फर्स्ट नाम दे दिया गया, ये बेचारा सेकंड पे रह गया। लेकिन डिस्कवर तो पहले यही हुआ था ना, इसलिए इसको पहला रिस्ट्रिक्शन माना गया। ओके मैम। बस इतना ही है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, उसी को रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस बोलते हैं, और उस पे जहाँ पे कट लगाता है दैट इज नॉन एज रिकॉग्नाइजेशन साइट। हिंड सेकंड के साथ साथ हमारे पास 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत क्वेश्चन आता है इस पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले गए हैं 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से।
to 30, इसका मतलब एक से बहुत सारे एंजाइम्स निकले हैं एक बैक्टीरिया। और ई को R1 ईस्टीरिया कोलाई से को डिस्कवर किसने किया था? आर्बर, स्मिथ एंड नाथन ने। ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 और कितने एंजाइम्स? 900 रजिस्टर 230 स्ट्रेन से 30 स्ट्रेन से। आगे समझ में अब हमको। फिर आता है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कैसे लगाते हैं। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके से कट लगाता है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है बॉक्स, दिस बॉक्स इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बिल्कुल सेंटर से कट लगाता है तो उसको बोलते हैं ब्लंट एंड। सेंटर है ये, सेंटर से थोड़ा अवे कट लगाता है, दिस इज नॉन एज स्ट्रिक्टली ब्लंट एंड, बिल्कुल सेंटर से। स्टिकी, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड के सेंटर से के थोड़ा अवे से कट लगाएंगे तो तब स्टिकी एंड बनेंगे। कौन से एंजाइम स्टिकी एंड बनाता है ये याद रखना है। ब्लंट एंड, ये ब्लंट एंड को नॉन स्टिकी एंड बनता है। कौन से नॉन स्टिकी एंड ब्लंट बनाते हैं उनको याद रखना है। जैसे ये रहा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना, इधर से रीड करो, इधर से रीड करो, बीच में से कट करता है, बीच में से। और ये वाली सीक्वेंस GAA TTC CTTAAG, ये सीक्वेंस तो याद ही रख लेना। गटा किसको बोलता है? इको R1 की सीक्वेंस है ये। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये है, यहां से कट लगाएगा। मैम ये तो लास्ट में दे रखा है 3-CC 3 ये मैम अलग नहीं होगा मैम, ये 5 है मैम। सबसे नीचे वाला एग्जांपल जो है ये वाला, मैम, इससे इधर हाँ ये मैम जो लगातार 3 दे रखा 3-C मैम ये लास्ट में जो 3-CC और 3-CC दे रखा है 5 3 5 3 3 5, दिस इज ऑल्सो 3 5 है ये। यस मैम। क्या? यस मैम। अब इस पे आ रहा हूं। ये आपको स्टिकी एंड के बारे में थोड़ा क्लियरिटी देगा। ये मेरा वेक्टर डीएनए है, ये मेरा फॉरेन डीएनए, ठीक है। वेक्टर डीएनए का मतलब वो मैंने आपको याद है ना, प्लाज्मिड के अंदर भी सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से लगाना बताया था, और मैम डीएनए से भी। और वो सेम क्यों लगाता है? सीक्वेंस है गटक GAATTC। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? इको 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 R1 ने क्या करा, यहाँ से कट लगाया देखो, और यहाँ से इसको भी यहाँ से, इसको भी यहाँ से कट कर दिया। अब देखो इसको कट कर दिया, ध्यान से देखना इसको बिल्कुल, ये ऊपर वाला इतना पार्ट गायब हो जाएगा। यस मैम। देखो दोबारा दिखा, ये वाला पार्ट कट, और ये यहाँ से कौन से वाला पार्ट कट होगा? ये वाला, ये वाला। अब देखो ये वाला इसके ऊपर आके ज्वाइन हो जाएगा या नहीं? स्टिकी, स्टिक हो रहे हैं एक दूसरे ना, स्टिक। अब स्टिक होके ये बन जाएगा। जैसे मोबाइल फोन्स में वो गेम्स भी तो आता है ना, बॉक्स बॉक्स वाला, बॉक्स बॉक्स में लाके पूरी वॉल डेवलप Yes, कराते हैं। ma'am. यस मैम। फ्रूटी कैसे बिल्कुल वैसा है ये। और ब्लंट एंड में तो कुछ होता ही नहीं है, ब्लंट एंड में तो नॉर्मल ऐसे ही बनेगी, वैसा मैम भी बीच से कट जाता है वो। ये पूरा बीच से कट जाएगा ऐसे। तो ये इधर वाला पार्ट है, दूसरे वाले में भी ऐसे ही कट लगेगा तो दूसरे वाला आके इससे ज्वाइन हो जाएगा है? यस मैम। ये सीक्वेंसेस है। अब इसमें से आपको इको R1 की सीक्वेंस याद रखनी है, BAM1 की सीक्वेंस याद रखनी है, हिंड थर्ड की सीक्वेंस याद रखनी है। 3 सीक्वेंस याद रखनी है। इको R1 एस्टेरिया कोलाई, हिंड सेकंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, BAM1 बेसिलस एमाइलोफिफेसेंस। मैम सिर्फ सीक्वेंस याद रखनी है कि सीक्वेंस याद रखनी है, और बाकी पहले वाले में क्वेश्चन ये याद रखना है कौन सा आपका स्टिकी एंड बनाता है, क्योंकि एग्जाम्पल दे देंगे कि ये बताओ स्टिकी एंड बनाता है, ब्लंट एंड बनाता है।
आज यहीं तक कर लो, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। Yes, ma'am. अराउंड Yes, ma'am. मैम इसके क्वेश्चन करा दो आज मैम, Yes, जितना याद होगा मैम रिवाइज होगा मैम, जितना आपने पढ़ा है ना उसके अकॉर्डिंग में अगर क्वेश्चन साथ में हो जाएंगे ना तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके। बायो टेक्नोलॉजी, बट जितना हमने पढ़ा है ना इसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के हैं या नहीं है, क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे। मैम MTG के होंगे ना। इन वाले टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आगे मैम वाले कल करा देना दोनों एक साथ, कल के लेक्चर को आज। Yes, yes. Yes, ma'am. या फिर इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, वो देख लेना क्वेश्चंस की। Yes, ma'am. Sir.